कैलकुलस के बाद अभी हमारा अगला सेक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D और ट्रिगो। यहाँ से टोटल मिला करके 36 में से टोटल 9 क्वेश्चन आए हैं। तो ये 9 क्वेश्चन हम इस वाले सेक्शन में दैट इज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीक्वेंस में जैसे अपन क्लास में पढ़ाते स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक्स, उसके बाद जाकर के अपन वेक्टर 3D, वेक्टर्स आएगा, 3D आएगा, देन लास्ट में अपन ट्रिगो का 2 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो आप एक एक चीज अच्छे से देखिए और प्रॉपरली आपका एक ग्रिप बन जाएगा इस ब्रांच वाइज डिस्कशन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो पहला सेक्शन था स्ट्रेट लाइन से कोई क्वेश्चन नहीं आया। अगला पार्ट जो सर्कल है उसमें सर्कम सेंटर को मिक्स करके एक अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। तो चलिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड देन आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे वो देखते जाएंगे अपन। ठीक है, तो मैं पहला जो क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले सेक्शन का उठा रहा हूं वो है आपका पेपर नंबर 2 में आया था। ठीक है, और वो था आपका क्वेश्चन नंबर 3 सिंगल चॉइस। ठीक है, तो क्या बोला गया था क्वेश्चन में, एक बार ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। मैं आपको बता रहा हूं दैट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। चलो कोऑर्डिनेट प्लेन वगैरह बना के फायदा नहीं, डायरेक्टली सर्कल बना लेते हैं अपन। ठीक है ना, यहाँ पे एक सर्कल का बात चल रहा है जिसका सेंटर अपन को ओ बोला गया है और रेडियस अपना आर है। ठीक है, आगे बोलता है आर का वैल्यू √5/2 से बड़ा है। ये कंडीशन दिया गया है, आर का वैल्यू जो है वो √5/2 से बड़ा है। सही है क्या? फिर बोलता है सपोज PQ इज ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P एंड Q इज 2x + 4y बराबर 5। ठीक है, तो PQ इज ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है ना भाई, तो PQ जो है वो एक कॉर्ड दिया गया है इस सर्कल का। ठीक है, इसको अपन एक्सटेंड कर देते हैं तो और अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं। सही है क्या? तो PQ इज ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल, है ना। तो इस कॉर्ड का जो इक्वेशन आपके पास दे रखा है वो है 2x + 4y बराबर 5। क्लियर है क्या? सही है, तो फिर बोलता है इफ द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल OPQ। तो ये जो ट्राइंगल OPQ जनरेट हुआ, ठीक है ना, इस ट्राइंगल OPQ का जो सर्कम सर्कल है, OPQ का जो सर्कम सर्कल है, उस सर्कम सर्कल का जो सेंटर है, सही बात है, इस OPQ जो सर्कम सर्कल है उस सर्कम सर्कल का जो सेंटर है दैट इज सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल OPQ का बात चल रहा है। मान लेते हैं ये सेंटर C यहां पे है जो कि ट्राइंगल के बाहर आपको दिख रहा है। क्लियर है? तो आपको बोला जा रहा है, हाँ, तो सेंटर अगर x + 2y बराबर 4 पे लाई करता है, ये जो सेंटर है ये लाई कर रहा है, लाइज ऑन x + 2y बराबर 4, तो आपको रेडियस का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो एग्जैक्टली अपन देखते हैं यहाँ पे कि अपन कर क्या सकते हैं। सही है, ठीक है, तो अपन को सर्कल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे बहुत सारी चीज आप कर सकते हो। बेसिकली ये तो एक कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट दिख ही रहा है, बट कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट बनाने के लिए दो बाहर से 2 टेंजेंट बनना पड़ेगा उसी पॉइंट में। ठीक है, तो आप एक चीज ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, एक चीज ऑलरेडी आप जानते हो कि अगर मैं बोलूं, है ना, मान लो सर्कल में बाद में बनाता हूं। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं M। ठीक है, इस M पॉइंट से अगर मैं 2 टेंजेंट यहाँ पे खींचता हूं, 2 टेंजेंट अगर खींचता हूं, ठीक है, तो आप जानते हो कि इसके रिस्पेक्ट में ये COC हो गया, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट हो गया, जिसका इक्वेशन दिया गया है t बराबर 0 से आप इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है ना, तो ये जो टेंजेंट है वो इस रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा और ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपको नोट्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन करा दिया गया है ना, बहुत बार करा दिया गया है कि P और Q अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल हो जाएगा OPQM। ठीक है ना, ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल अगर होता है तो डेफिनेटली इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल M पॉइंट से भी पास होगा, बिकॉज ये क्वाड्रेटल भी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका सर्कल। समझ में आ रहा है क्या मेरे पास? क्लियर है? तो अगर ये सर्कल ये अगर साइक्लिक क्वाड्रेटल होता है तो अपन क्लियरली अभी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप पहले तो m का कोऑर्डिनेट मान लेते, चलो अल्फा बीटा। अगर m का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा हो जाता है तो m के रेस्पेक्ट में ये COC PQ का कॉर्ड आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं अल्फा बीटा के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली लिख लो। क्या लिखते हो? t बराबर 0। सर्कल का इक्वेशन क्या है, इस सर्कल के ऊपर लिख लो ना, x² + y² बराबर r²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं ये हो जाएगा आपका α x + βy बराबर r²। सही बात है क्या? क्लियर? तो ये हो गया आपका कॉर्ड का इक्वेशन। ठीक है, और वही कॉर्ड का इक्वेशन एग्जामिनर आपको दे करके दिया है।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से फायदा क्या होगा, अल्फा बीटा अपन निकाल पाएंगे, कंपेयर कर लो दोनों को, तो अल्फा बाई बीटा मस्ट बी इक्वल टू बीटा बाई 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 5। सही है क्या, क्लियर है? तो यहाँ से आराम से अल्फा बीटा निकल जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। खैर वो तो आ जाएगा, बट अभी अपने को करना क्या है जरा ध्यान से देखिए। अभी बोला है कि ट्राइंगल ओपीक्यू का सरकमसेंटर है ना, सरकमसेंटर दैट इज इस ट्राइंगल का सरकमसेंटर का सेंटर, मतलब इस ट्राइंगल का सरकमसेंटर कहां पे लाई कर रहा है, एक लाइन पे लाई कर रहा है, x प्लस 2y बराबर 4, तो r का वैल्यू निकालना है। ठीक है, बट अब ध्यान से अगर देखोगे कि अगर मैं OM को ज्वाइन करूं, अगर मैं OM को ज्वाइन करूं, ठीक है ना, अगर मैं OM को ज्वाइन करूं, तो ये आप क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है और सर्कल जो है ये 4 पॉइंट से ही पास हो रहा है बाय प्रॉपर्टी, ठीक है, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि भाई अगर ये 90 डिग्री है तब तो ये डायमीटर होगा, OM तो डायमीटर होगा, और अगर OM डायमीटर हो जाता है तो C जो होगा वो O और M का मिड पॉइंट हो जाएगा, C जो होगा वो मिड पॉइंट ऑफ O एंड M हो जाएगा, तो C का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो अपन क्या बोल सकते हैं, 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो 0 प्लस अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2, समझ में आ रहा है ना? तो अल्फा बाई 2 का वैल्यू अपन यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं आर स्क्वायर अपॉन 5, और बीटा बाई 2 का वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 आर स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो ये मिल गया सेंटर का कोऑर्डिनेट। अभी वही सेंटर जो है वो x प्लस 2y बराबर 4 वाले लाइन से पास हो रहा है, ठीक है ना, तो अपन ये लाइन जो है सेंटर से पास हो रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर बाई 5 पुट कर दो, सेटिस्फाई कर जाएगा, प्लस 2 आर स्क्वायर बाई 5 दैट इज 4 आर स्क्वायर अपॉन 5 विल बी योर 4, दैट इज 5 आर स्क्वायर अपॉन 5, आर स्क्वायर बराबर 4, तो आर का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा, एज पॉजिटिव लेना है, √5/2 से बड़ा है और रेडियस है ऑब्वियसली लेंथ होगा, तो अपन पॉजिटिव ही लेंगे, तो आर का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2। क्लियर, समझ में आ रहा है? सर्कल के प्रॉपर्टी यूज हुआ है अच्छे से, और थोड़ा सा आपको कॉर्ड का कंसेप्ट यूज हुआ है, तो जनरली मैं अगर बोलूं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी इतना नहीं था, डायरेक्टली था, बट कंसेप्ट वाइज अगर मैं बोलूं तो मीडियम टू टफ आप मान सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर है? तो इतने ज्यादा बच्चे एकदम करके शायद एकदम से नहीं आ पाएंगे, तो एक ही कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, यही आप बोल सकते हो, बाकी कॉनिक से 2 क्वेश्चन आया था, एकदम सिंपल था। ठीक है, क्लियर है? तो चलो अपन आगे देखते हैं, ये हो गया आपका सर्कल वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे चलते हैं अपन, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम योर एलिप्स। ठीक है, तो एलिप्स में अगर अपन देखते हैं तो एलिप्स का एक और क्वेश्चन आया जिसमें पैराबोला स्लाइट फ्लेवर था पैराबोला का। क्या बोल रखा है, ए बी लैम्डा बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है ना, ए बी, पहले तो मैं पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सिंगल करेक्ट चॉइस। ठीक है, तो ए बी लैम्डा पॉजिटिव रियल नंबर्स, दैट इज a, b, lambda, all 3 are positive. Suppose P is an end point of the lateral rectum of the parabola y square बराबर 4 lambda x। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली, P lateral rectum of the end point। ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला लैम्डा पॉजिटिव बोल रखा है, तो y स्क्वायर बराबर 4x हॉरिजॉन्टल पैराबोला हो जाएगा जो राइट वर्ड ओपन होगा। ठीक है, अब जानते हो बिकॉज लैम्डा पॉजिटिव बोल दिया ना, y स्क्वायर बराबर 4 लैम्डा एक्स इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, तो ये वाला फोकस हो जाता है लैम्डा कोमा 0 स्टैंडर्ड के लिए, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा लैम्डा कोमा 2 लैम्डा, और ये हो जाएगा लैम्डा कोमा -2 लैम्डा। अभी बोला है P कोई भी एंड पॉइंट है, तो इसी को मान लेते P। ठीक है, किसी भी एक को मान लो, हो जाएगा काम। ठीक है, तो P एंड पॉइंट है। सपोज एलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट P। अच्छा, एक एलिप्स इस पॉइंट से पास हो रहा है मान लो, है ना, एक एलिप्स मान लो इस पॉइंट से पास हो रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, इफ द टेंजेंट्स टू द पैराबोला एंड द एलिप्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एसेंट्रिसिटी निकालना है। सही बात है, इस पॉइंट से एक एलिप्स पास हो रहा है। अभी यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो ये दोनों कर्व इस पॉइंट पे ऑर्थोगोनल बन रहा है, दैट इज टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर हो रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, डायरेक्टली स्लोप निकालो, प्रोडक्ट कर दो, -1 की इक्वल कर दो, हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात होना ही नहीं चाहिए। तो यहां से अगर मैं स्लोप निकालने का कोशिश करूंगा तो 2y into y1 बराबर 4 लैम्डा, तो y1 का वैल्यू आ जाएगा 2 लैम्डा बाई 5। ठीक है, तो किस पॉइंट पे निकालना है, एट P निकालना है, तो एट P y1 जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 2 लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 1, जो कि हो जाएगा m1 मान लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट ए पॉइंट P। अभी अगर मैं एलिप्स वाले को डिफरेंशिएट करता हूं, आपको क्लियरली दिख जाएगा, ये ट्वाइस एक्स अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये ट्वाइस वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई डैश बराबर 0 हो जाएगा। तो वाई डैश का अगर मैं वैल्यू बताऊं तो ये हो जाएगा आपका -x अपॉन ए स्क्वायर इंटू
बी स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है। तो एट पी अगर मैं dy अपॉन dx की बात करूं तो ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, x कितना है लैम्डा और y है 2 लैम्डा, दैट इज माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, क्लियरली दिख रहा है। इसको अपन m2 बोल सकते हैं। अभी ये दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 m2 कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, क्लियर है। तो m1 m2 अगर -1 हो गया तो इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज आप क्या कर दो, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a square will be -1, that is b square will be your 2a square, and from this it is clear that b is greater than a। तो एसेंट्रिसिटी का जो जनरल फॉर्मूला है वो नहीं चलेगा। एसेंट्रिसिटी का जनरल फॉर्मूला था 1 माइनस √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, बट एज a is less than b therefore formula will change to √1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर का वैल्यू यहां से हाफ दिख रहा है तो √1 माइनस हाफ will be 1 अपॉन √2, and hence your correct option will be your option number A। So paper 1 question number 4 ellipse and parabola merged, correct answer will be your option number A। सही बात है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट क्वेश्चन, पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 8 हाइपरबोला। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पेपर 2 हाइपरबोला, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन में, एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, ठीक है। पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम हाइपरबोला, फ्रॉम द हाउस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। थोड़ा सा आप कैलकुलेटिव मान सकते हो बट खैर कंसेप्ट वाइज इजी है। लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर, बिल्कुल ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर, ये सब कंडीशन पे ध्यान देना, ये सब का अहमियत होता है बहुत क्वेश्चन में, ठीक है। सच दैट ए इज ग्रेटर देन 1 एंड ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन 1 एंड ए इज ग्रेटर देन बी, सॉरी, इफ ए इज लेस देन बी देन द हाइपरबोला बिकम्स कंजुगेट, ठीक है। तो पी बी ए पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच लाइज ऑन द हाइपरबोला। अच्छा, ठीक है। तो ये हाइपरबोला का फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हिस्सा अपन ले लेते हैं, ये वाला हिस्सा मान लो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इधर घसीटते तो अच्छा होगा फिगर, नहीं क्लियर है क्या? फिगर नहीं बन रहा है सही से, ठीक है, एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है। तो P कोई भी एक पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाइपरबोला के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लिया अपन ने P, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, सपोज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट P पासेस थ्रू 1,0, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हो जाएगा a,0 ऑब्वियसली, ठीक है। और a इज ग्रेटर देन 1 देयरफॉर 1,0 इधर होगा, क्लियर है। a इज ग्रेटर देन 1 देयरफॉर 1,0 इधर होगा, अपन इधर बनाते हैं, ठीक है। p मान लो यहीं पे है तो और थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 1,0, a इज ग्रेटर देन 1 तो a,0 इधर होगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है आपको, एंड सपोज द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट p कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको अच्छे से कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन में चिल्ला के पढ़ा दिया जाता है। मैंने क्लास में पता नहीं आपको कितना बार चिल्ला के बोला कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो कंफर्म ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 135, तो स्लोप जो हो जाएगा वो tan ऑफ 135 विच विल बी -1। तो नॉर्मल का स्लोप जो है वो मिल गया आपको ऑलरेडी -1, देयरफॉर द स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी +1, क्लियर है। परपेंडिकुलर है तो +1 होगा ही होगा, क्लियर है ना। अच्छा, अभी अपन क्या करें सर, अभी अपने को एसेंट्रिसिटी का रेंज पूछ रखा है और एरिया ऑफ द ट्राइंगल PAB पूछ रखा है ना। ये नॉर्मल, एक्स एक्सिस, टेंजेंट और मिल करके जो एरिया बाउंड कर रहा है इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है, ठीक है। तो अगर अपन ध्यान से देखें कि यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि एक लॉजिक आप देख सकते हैं, ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, ठीक है। मतलब ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो हो जाएगा PAB, ठीक है, PAB का जो एरिया हो जाएगा वो तो हाफ ऑफ P इंटू PB, तो उसको PA स्क्वायर ही बोल सकते हैं बिकॉज PA इज इक्वल टू PB, ठीक है। तो ये तो अपन बाद में निकालेंगे, पहले तो इस P पॉइंट को एज्यूम करते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी पॉइंट एज्यूम करना होता है अपन हमेशा पैरामीट्रिक की ओर ही भागते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, A sec थीटा, B tan थीटा, क्लियर है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P कितना हो जाएगा बोलो, x1 by a square, therefore x into a sec theta by a square, that is a x sec theta by a minus y tan theta by b is equal to 1, ठीक है। अभी यही टेंजेंट आगे जाकर के 1,0 से पास कर रहा है। as the tangent passes through 1,0, तो 1,0 सेटिस्फाई करा दो तो a का वैल्यू आ जाएगा sec थीटा, क्लियर है। यहां से क्लियरली दिख रहा है। अभी इसका स्लोप भी पता है आपको, स्लोप क्या है 1 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता है 1 है। और इस इक्वेशन से अगर अपन स्लोप निकालेंगे तो ये स्लोप अपना क्या आ जाएगा, b अपॉन a sec थीटा अपॉन tan थीटा, क्लियर है क्या।
तो ए का वैल्यू अपने को पता चल गया sec थीटा, तो sec थीटा कैंसिल हो जाएगा भाई, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। सही है क्या? ठीक है, अभी अपने को एसेंट्रिसिटी में कमेंट करना तो कर दो। एसेंट्रिसिटी कितना है, a इज ग्रेटर देन b, देयरफॉर फार्मूला विल बी 1 + b² बाई a², है ना, चेंज नहीं होगा, कॉन्जुगेट होता तो a ऊपर b नीचे हो जाता। ठीक है, तो यहां से क्लियरली दिख रहा है e² - 1 विल बी योर b² बाई a², एंड व्हाट इज b² बाई a², tan² अपॉन sec² which will be sin² theta. As we know, sin² is always in the interval 0 to 1, therefore e² - 1 will be always in the interval 0 to 1, and hence e² will be in the interval 1 से 2, and hence we can say as e is positive, therefore e should be in the interval 1 से √2। कोई ना कोई ऑप्शन तो दिख रहा होगा। चलो खैर एक साथ मैच करेंगे। ट्राइंगल PAB आप हाफ PA² आपको दिख रहा है, तो अगर हाफ PA² का मैं बात करूं तो PA आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, a sec थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लगभग मान लो a का वैल्यू sec थीटा पता है, तो sec थीटा -1, या फिर अपन a और b में आंसर निकालना है, एरिया, हाँ a और b में निकालना है, तो sec थीटा को a रख देते हैं और tan थीटा को b रख देते हैं, तो ये हो जाएगा a² - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड a² - 1 होल स्क्वायर प्लस b², ये b⁴ हो जाएगा। सही है क्या, क्लियर है? तो अभी a² और b² में कोई रिलेशन है क्या हमारे पास, a और b में, तो शायद और अच्छा हो जाता है यहां से a और b में अगर कोई रिलेशन निकाल सके, तो ये sec है, ये tan है ना, तो a² - b² विल बी 1 एज sec² - tan² इज 1। ठीक है, तो a² - 1 को अपन b² लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका b⁴, therefore twice b⁴, and then and hence we can conclude that this will be your b⁴, twice b⁴। ठीक है भाई, अच्छा इसका तो स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर होगा बिकॉज PA² है ना, तो इसका स्क्वायर अगर होता है तो हाफ और 2 कैंसिल होकर के आंसर आ जाएगा b⁴। तो एरिया आ गया b⁴ और आपका एसेंट्रिसिटी आ गया 1 से √2 के बीच में, जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दिया है, तो खैर आप इक्वालिटी छोड़ सकते हो। क्लियर है ना तो आप बिकॉज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का केस हो जाएगा, इसीलिए शायद नहीं लिया उन्होंने, बट अगर फिर भी कोई दिक्कत वाली चॉइस नहीं है, बिकॉज √2 से 2 एक और ऑप्शन है जो हो ही नहीं सकता है, तो 1 से √2 ए ऑप्शन हो गया और डी ऑप्शन हो गया b⁴। क्लियर है, तो अगेन एक मीडियम प्रॉब्लम है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉनिक्स का सही प्रैक्टिस है, प्रॉपर्टीज वगैरह, या प्रॉपर्टी का तो जरूरत ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन से आ रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाइपरबोला से अगर क्वेश्चन आएगा, देखो मैं क्लास में भी आपको बोल के दिया बहुत, हाइपरबोला से क्वेश्चन आएगा, फ्लैट क्वेश्चन आएगा, फ्लैट सिंपल सा टेंजेंट नॉर्मल का कंसेप्ट पता है, आराम से सवाल निपटा करके आ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट यूज हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, और बाकी तो पूरा सवाल लल्लू है। ठीक है, और किसी चीज का कोई जरूरत है ही नहीं हो जाता। समझ आ रहा है क्या, क्लियर है? चलो, तो अगर अपन आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो आफ्टर हाइपरबोला नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपन अगला पार्ट हमारा, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D से 3 ही क्वेश्चन आए, बहुत ही कम वेटेज था, एक आध 2 क्वेश्चन और ज्यादा होना चाहिए था, बट नहीं दिया तो शायद अगले साल पूछा जाएगा, तो उसका इंतजार करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो चलिए अभी वेक्टर 3D से 4 क्वेश्चन आया, पहले अपन वेक्टर डिस्कस करेंगे, देन 3D। ठीक है, तो पेपर 1 से वेक्टर का एक क्वेश्चन था और पेपर 2 से वेक्टर का एक और क्वेश्चन था। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा वेक्टर का पहला क्वेश्चन जो पेपर 1 में था, वो था आपका पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 16, पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो क्या बोला गया है, एक ट्राइंगल PQR है, एक ट्राइंगल है आपका PQR, सही बात है, ऐसे PQR मान लेते हैं इसको। ठीक है ना, तो यहां से आपको QR वेक्टर और RP वेक्टर, QR वेक्टर और RP वेक्टर दिया गया है। ठीक है, और PQ वेक्टर जो है वो है आपका C वेक्टर। अच्छा, QR वेक्टर है A वेक्टर और RP वेक्टर है B वेक्टर। तो अगर ये इस तरीके से दिया गया है तो ऑब्वियसली आप ट्राइंगल लो से बोल सकते हैं A + B + C विल बी योर 0 वेक्टर। ठीक है ना, A + B + C will be your 0 vector. Again, magnitude of A is given to us. Magnitude of A is 3, magnitude of B is 4, and एक relation given है कि A dot C minus B divided by C dot A minus B is equal to magnitude of A divided by magnitude of A plus magnitude of B. Clear?
और अपने को निकालना है, ओ माय गॉड, अपने को निकालना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और आप जानते हो कि ये चीज जब भी आ जाता है अपन एक ही चीज के बारे में सोचते हैं, वो क्या है, लैग्रांजेस आइडेंटिटी। ठीक है, अपने को क्लियरली पता है, ऐसे भी ये लैग्रांजेस आइडेंटिटी यूज ना करके भी मैं यहाँ पे एंगल वगैरह निकाल के कर दूंगा क्वेश्चन को, बट खैर अगर आ ही क्या डायरेक्टली तो किस दिन के लिए लैग्रांजेस आइडेंटिटी पढ़ना है। ठीक है, इसी दिन के लिए तो पढ़ना था। क्लियर है, तो इसका जो वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। सही है क्या, क्लियर। तो सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर है। सही है, तो अभी अपने को ए और बी का मैग्नीट्यूड तो गिवन है, बस ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी निकालने के लिए अपन इस चीज को यूज कर सकते हैं ना, देखो सी वेक्टर विल बी और माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं एंड देन स्क्वायर कर देता हूं, अच्छा यहाँ पे एक चीज का जरूरत होगा, वो है सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, सी का मैग्नीट्यूड तो दिया नहीं, अगर स्क्वायर कर देता हूं तो डायरेक्टली ए का मैग्नीट्यूड प्लस स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी आ जाता, तो ए डॉट बी यहां से निकल जाता। बट आपको सी का मैग्नीट्यूड का जरूरत है, तो वो कैसे निकालोगे, वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। ए वेक्टर का वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी प्लस सी, और सी वेक्टर का वैल्यू माइनस ऑफ ए प्लस बी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी प्लस बी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हो कि ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी ये हो जाता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर है क्या, ठीक है, और यहां से ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी के माइनस बी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर विच विल बी योर 3/7। 3/7। ठीक है, तो जस्ट इसको अपन सी स्क्वायर ही लिख देते, माइनस 7 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। क्लियर है, तो 7c स्क्वायर विल बी योर 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर विच इज 3 into 9 that is 27 plus 4 into 16 that is 64 and this will be your 91. So c square will be your 13, that is magnitude of c का होल स्क्वायर आपको मिल गया। अभी आप इसको आराम से स्क्वायर कर सकते हो, दैट इज ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, इधर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ठीक है, तो ये सब आप वेक्टर में पढ़ते हो, सिंपल सा चीज है, डॉट प्रोडक्ट में पढ़ते हो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 13, सी स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू है 9 प्लस 16 प्लस 2a डॉट बी। ठीक है, तो यहां से आपका जो a डॉट बी है वो निकल करके आ जाता है कितना, कि 13 माइनस 9, 4 माइनस 16 माइनस 12 माइनस 6 आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज अगर यहाँ पे रख देते तो ये 9 into 16 144 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे अगर मैं माइनस 6 स्क्वायर अगर चिपका दूंगा तो ये 144 माइनस 36 विल बी योर 108। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये एक आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा 108.00। क्लियर, एक सिंपल मीडियम का बोल सकता हूँ, मीडियम टाइप का क्वेश्चन है, इजी टू मीडियम। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी अपन क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, तो आप आराम से ये सवाल बना पाए होंगे। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर का ही सेकंड क्वेश्चन अगर लेंगे अपन, जो पेपर 2 में दिख रहा था। ठीक है, तो वो क्या है अपना, लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है ना, ए और बी जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स है। सपोज पी क्यू वेक्टर है ना, पेपर नंबर 2 आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, बिल्कुल सही, दोनों को अपन पॉजिटिव बोलेंगे, ए कॉमा बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे, बिल्कुल पी क्यू वेक्टर दिया हुआ है ए आई प्लस बी जे, बिल्कुल ठीक है, और पी एस वेक्टर दिया हुआ है ए आई माइनस बी जे, सही है, एंड एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। अच्छा, ये एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस। ठीक है, तो पी एस वेक्टर आपको दिया गया है और यहाँ पे पी क्यू वेक्टर दिया गया है, तो ये है ए आई प्लस बी जे और ये है ए आई माइनस बी जे। क्लियर, चलो तो आगे पढ़ते, यू एंड वी विद द प्रोजेक्शन वेक्टर्स ऑफ डब्ल्यू अलोंग पी क्यू। तो प्रोजेक्शन आ गया यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट का फेवरेट टॉपिक, प्रोजेक्शन ऑफ डब्ल्यू अलोंग, सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, पी क्यू क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू डॉट पी क्यू, प्रोजेक्शन वेक्टर बोला है उन्होंने, प्रोजेक्शन वेक्टर बोला है, याद रखना, सिर्फ प्रोजेक्शन लेंथ की बात नहीं कर रहा है। तो डब्ल्यू डॉट पी क्यू डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, उसके साथ पी क्यू वेक्टर चिपका दो, डॉट में नहीं प्रोडक्ट में। ठीक है, तो वेक्टर आ जाएगा,
बट वेक्टर का जरूरत नहीं है अपने को, इसका मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो इस चीज को अपन हटा देते हैं यहां से, नहीं इस चीज को हटा देते, तो यहाँ पे अपने पास W आ रहा है, ठीक है ना, अपने को बिकॉज बाद में जाकर के आप देखोगे ना कि आपके पास एक रिलेशन है U वेक्टर का मैग्नीट्यूड और V वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू W वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये है आपका U वेक्टर, सही है क्या, क्लियर है। तो ये अगर U वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो वही होगा जो लेंथ की बात कर रहे हैं, है ना, प्रोजेक्शन लेंथ की जो बात कर रहे हैं मुद्दा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपको इस चीज को अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, तो U वेक्टर जो हो जाएगा वो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, जो लेंथ है, लेंथ आ रहा है, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा W डॉट PQ। W डॉट PQ अपने क्या हो जाएगा, W कितना दिया गया है भाई, W दिया गया है आपको I प्लस J, है ना, तो W डॉट PQ कितना हो जाएगा आपका A प्लस बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और V दिया गया है आपको A माइनस बी आ जाएगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज PS W के साथ तब PS का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का समीशन W के इक्वल है, W का मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो बेसिकली इन दोनों का समीशन हो जाएगा ट्वाइस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, व्हिच विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ W इज √2, ठीक है ना। तो स्क्वायरिंग अगर कर देंगे तो 4A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर, व्हिच विल गिव A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर आ रहा है, और कुछ कंडीशन है, हाँ दिया हुआ है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज आपको दिखा देता हूं, अगर इन दोनों के बीच में आप एंगल निकालने जाओगे, ये एंगल मानते ये एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा जो हो जाएगा वो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा, जो कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, दैट इज A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, एज A स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये 0 आ रहा है, ठीक है। अगर ये 0 आ रहा है तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, अगर थीटा 90 डिग्री तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, अगर रेक्टेंगल बन जाएगा तो एरिया कितना हो जाएगा, है ना, जस्ट इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दो, दैट इज अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड भी अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा एरिया, क्लियर है क्या। तो अगर A स्क्वायर का विच इज गिवन एज 8, ठीक है, तो A स्क्वायर का वैल्यू अगर पुट कर दे तो 2B स्क्वायर विल बी योर 8, तो B स्क्वायर का वैल्यू यहां से आ जाएगा 4, वही हो जाएगा A स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो A स्क्वायर B स्क्वायर तो अपने को आराम से मिल गया, तो अभी ऑप्शन पे चलते हैं, है ना, तो यहाँ से A और B जो है वो अपन 2 लेंगे, बिकॉज A और B पॉजिटिव बोल करके दिया है, ठीक है ना, तो A और B अगर 2 है तो A प्लस बी विल बी 4, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, तो A माइनस बी हो जाएगा 0, तो ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया, बिकॉज A माइनस बी 2 दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल PR ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS, है ना, लेंथ ऑफ द डायगोनल PR, ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगा देंगे, है ना, तो इसका लेंथ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ट्वाइस आ जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 इंटू 2 16, 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4, और ऑप्शन में भी 4 ही दिया हुआ है, ठीक है, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ठीक है। और डी ऑप्शन में बोला है W इज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द वेक्टर PQ एंड PS, PQ और PS का एंगुलर बाइसेक्टर होने से PR के डायरेक्शन में आना पड़ेगा, ठीक है ना, बट W वेक्टर जो आया, अगर मैं ध्यान से देखूं कि PQ वेक्टर, तो PQ वेक्टर को आप देख सकते हो A I के प्लस B J के, तो A B दोनों का वैल्यू 2 है, तो ये 2 इंटू I प्लस J हो जाएगा, एंड एज I प्लस J इज W, देयरफॉर PQ विल बी 2W, तो PQ और W तो पैरेलल दिख रहा है, तो PQ जो है वो तो W के पैरेलल होगा, ठीक है ना, मतलब W जो होगा वो PQ के डायरेक्शन में होगा, तो W अगर PQ के डायरेक्शन में है तो W PQ और PS का कभी भी एंगुलर बाइसेक्टर थोड़ी ना हो सकता है, इम्पॉसिबल है, मतलब डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा पेपर टू क्वेश्चन नंबर 11 विल बी योर AC, क्लियर है, समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, दैट इज आपका वेक्टर खत्म हुआ, तो अभी आया 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप देख लो क्या क्या पूछा गया है आपको, सही है क्या, चलो फटाफट से देख लेते हैं अपन। तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का जो पहला क्वेश्चन पेपर 1 में जो आया है, 2 ही क्वेश्चन आया पेपर 1 में, पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 में वही लाइंस का एक कंसेप्ट है, ठीक है, L1 L2 2 लाइन दिया हुआ है, ठीक है ना, चलो तो अपन लिखते हैं L1 एक लाइन दिया गया है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा x माइनस 1/1 बराबर y डिवाइडेड बाई -1 बराबर z माइनस 1/3, सही है क्या, और L2 एक और लाइन दिया गया है जो कि है x माइनस 1/-3 इज इक्वल टू y अपॉन -1 इज इक्वल टू z माइनस 1/m, ठीक है, और L एक और स्ट्रेट लाइन दिया गया है x माइनस अल्फा अपॉन L इज इक्वल टू y माइनस 1/m इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन -2, क्लियर।
बोला है कि लाइज इन द प्लेस ऑफ L1 एंड L2 पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। ठीक है, दोनों के दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। देखो दोनों ही 1 0 1 1 0 1 से पास कर रहा है, तो क्लियरली दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो जाएगा वो 1 0 1 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है ना, ये हो गया आपका L1, ये हो गया आपका L2। ठीक है, अभी बोल रहा है इफ द लाइन L bisects द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा बीटा गामा LM के बीच में रिलेशन पूछा है। ठीक है ना, तो अगर ये लाइन L इन दोनों का एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर है, तो इन दोनों का एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर, पहले तो इन दोनों का एक्यूट एंगल ये है या फिर ये है, वो अपन पता कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या देखना होगा, दोनों के बीच का एंगल, मतलब डॉट प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हो। अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया मतलब cos थीटा पॉजिटिव, मतलब थीटा एक्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच, अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं तो इन दोनों के बीच का, अगर मैं इनको थीटा बोलता हूं तो ए डॉट बी आप चेक कर लो जरा। ए इस वेक्टर को, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इसका डायरेक्शन क्या है, i माइनस जे प्लस 3k, और इसका डायरेक्शन क्या है, -3i, है ना, -j प्लस k। ठीक है, तो a डॉट b जो है वो अपना क्या आ जाएगा, -3 + 1 + 3। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है मतलब यही एक्यूट एंगल होगा, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ये हो जाएगा आपका L। ठीक है, तो एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर, अगर ये ए वेक्टर और इसको बी वेक्टर बोलते हो, ठीक है, तो एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, वो किस डायरेक्शन में होगा बेसिकली। ठीक है, देखो ना, अगर ये ए है मतलब इसके डायरेक्शन को अगर मैं मान लो यहां पे बना रहा हूं, इसके डायरेक्शन अगर मैं ए कैप बोलता हूं, इस मतलब डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो तो सेम रहेगा ना। तो ये अगर ए कैप होगा, ये अगर बी कैप होगा, ठीक है, तो अपने को ये निकालना है, तो इसको एक्सटेंड करके अगर मैं पैरेललोग्राम बनाता हूं तो दिस विल रिप्रेजेंट द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये अगर ए कैप है तो इसको भी ए कैप बोल सकते हैं। ठीक है ना भाई, इसको भी ए कैप बोल सकते हैं। तो ये जो डायरेक्शन आ जाएगा ये ए कैप प्लस बी कैप आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो अपना ए कैप माइनस बी कैप हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से होता है ना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर का डायरेक्शन, दैट इज ए कैप माइनस बी कैप। बट ऑब्ट्यूज एंगल का कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो ए कैप प्लस बी कैप से ही चल जाएगा। तो ये एल का जो डायरेक्शन है वो अपने को क्या मिल जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप। तो बेसिकली दोनों को ऐड कर दो, नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है। तो ये बेसिकली कितना आएगा, -2i कैप -2 j कैप प्लस 4 k कैप डिवाइडेड बाई √11। ठीक है ना, बट अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं रेशियो देखूं, -2/√11, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन, हाँ, 4/√11। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्शन रेशियो देखूं तो -2/√11 से अगर काट देता हूं तो इधर 1 इधर -2। सही है, तो ये देखो ओरिजिनल एल लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है LM-2 है, 1 1 -2, तो एल का वैल्यू हो जाएगा 1, एम का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो एल और एम मिल गया। ठीक है ना, अभी ये एल जो है ये अल्फा और गामा कैसे निकाले, सिंपल सा चीज है भाई, अल्फा और गामा कैसे निकालोगे, बिकॉज ये एल लाइन जो है वो भी तो 101 पॉइंट से पास होगा। अगर वो 101 पॉइंट से पास होता है तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई एल का वैल्यू 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा z दैट इज 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई -2। क्लियर है, तो 1 माइनस अल्फा विल बी योर -1, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। सही है क्या, और इधर आपका हो जाएगा 1 माइनस गामा विल बी 2, तो गामा का वैल्यू हो जाएगा -1। सही है, अल्फा 2 और गामा -1। ठीक है ना, और एल 1 और एम 1। अभी ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आता है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका अल्फा माइनस गामा 3, अल्फा माइनस गामा 3 बिल्कुल सही, ए ऑप्शन करेक्ट आ गया। ठीक है, फिर L प्लस M2 ये भी सही है। ठीक है ना, फिर अल्फा माइनस गामा 1, अगर 3 है तो 1 कैसे हो सकता है, और L प्लस M2 आ गया तो 0 नहीं हो सकता है, मतलब A और B करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 11, तो ऑब्वियसली C और D गलत हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है, तो इस तरीके से ये सिंपल मीडियम टू टफ बोल सकते हो आप, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। अगर बच्चा इसको पकड़ नहीं पाया इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो अदरवाइज ये मीडियम टफ प्रॉब्लम ही है। क्लियर है, आगे चलते 3D का, ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम था। ठीक है ना, तो बेसिकली ये वाला सेक्शन बिल्कुल ही इजियर साइड में था। ठीक है, तो 3D वाला क्वेश्चन जो है, सेकंड वाला क्वेश्चन जो पेपर 2 में आ रखा था, ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आप एग्जैक्टली देख सकते हो एक बार, तो देख लो। अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी रियल नंबर सच दैट,
है ना। पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट प्रॉब्लम ऑफ 3D सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों के चारों रियल है, ठीक है भाई, ठीक है, ये सब चलता रहता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज नॉन जीरो, ठीक है, एंड अल्फा प्लस गामा इज योर 1, सही है, ठीक है। अभी सपोज प्रॉब्लम कहां चला गया, दैट्स इट, हाँ, सपोज द मिरर इमेज, सपोज क्या लिखा हुआ है, इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन। अच्छा, एक प्लेन दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन लिखा गया है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड बराबर डेल्टा, और इज द मिरर इमेज, मतलब 3, 2, -1 इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 0, -1, ठीक है ना। इसका मिरर इमेज है, मतलब इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो प्लेन में लाई करेगा, ठीक है ना। बस अभी आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम था दोनों, ठीक है ना। वेरिएबल में आंसर ऑप्शन सेट करके दिया है, ठीक है। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, देख डिवाइड कर दो तो 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा और इधर -1 आ जाएगा, तो ये इसमें लाई करेगा। अगर ये इसमें लाई करता है तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू डेल्टा। यहाँ से एक इक्वेशन तो बन गया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन अपन क्या दिमाग लगाएंगे, बोलो, ऑब्वियसली अपन क्या दिमाग लगाएंगे, ठीक है, कि अगर इन दोनों का मिड पॉइंट ये होता है, अगर इन दोनों का मिड पॉइंट ये होता है, तो आप देख सकते हो, मान लो प्लेन आपका कैसे भी है, इस तरीके से अगर ट्रीटेड भी है प्लेन, पॉइंट यहाँ पे तो इसका रिफ्लेक्शन इधर, ठीक है, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट तो यहाँ पे लाई कर रहा है। दूसरा जो कंसेप्ट अपन लगा सकते हैं यहाँ से, वो क्या लगा सकते हैं बोलो, कि अपन जने ये बोल सकते हैं ना क्लियरली यहाँ पे, अच्छा एक कंडीशन तो दिया हुआ है अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 1, सही है, और अपन ये बोल सकते हैं क्लियरली कि भाई जो आपका जो, हाँ, अगर मैं ध्यान देखूं तो अल्फा बीटा गामा है ना, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप तो नॉर्मल हो जाएगा प्लेन का, ठीक है। बट उससे अपन कैसे रिलेट करेंगे इसको, एक और कंडीशन निकालने के लिए सही से अगर आप देखना चाहते हो तो ये हो जाएगा आपका, इस लाइन का अगर मैं रेशियो का बात करूं तो इस लाइन का रेशियो हो जाएगा, देखो जो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा ना, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है ना, ये प्लेन है, ये पॉइंट है, ये नीचे पॉइंट है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा ये इसी लाइन जॉइनिंग के पैरेलल होगा ना, ये क्लियर है। अगर प्लेन को आप, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर समझ नहीं आया, प्लेन को टील करके दिखाओ, मान लो यही मेरा प्लेन है, ये हाथ दिख रहा है ना, ये प्लेन है, मान लो ऐसे टील करके रखा, तो ये पॉइंट मान लो ऐसे है, यहाँ पे एक पॉइंट है और इसका जस्ट रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका रिफ्लेक्शन इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे आएगा, या फिर इसके रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगा, बिल्कुल इसके नीचे जाएगा, है ना। तो बेसिकली जो आपको जो सोच के जो आपको पता चल रहा है, अगर यहाँ पे पॉइंट है तो इसका रिफ्लेक्शन नीचे थोड़ी ना जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेगा। तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो उस लाइन ज्वाइनिंग का पैरेलल होगा, दैट इज ए और बी लाइन ज्वाइनिंग का पैरेलल होगा इसका नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो अगर पैरेलल होता है तो अपन क्या बोल सकते हैं, दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन रेशियोज जो है उनका रेशियो आप सेम कर लो, ठीक है। तो अल्फा डिवाइडेड बाय इनका डायरेक्शन रेशियो 2 इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय इसका डायरेक्शन रेशियो 2 - 0 2 इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाय इसका डायरेक्शन रेशियो -1 - 0, ठीक है, इज इक्वल टू के मान लेते कुछ, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू 2k, बीटा का वैल्यू भी 2k और गामा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर गामा 0 हो गया तो इस इक्वेशन से अपन बोल सकते हैं अल्फा 1 तो 2k का वैल्यू 1, 2k का वैल्यू अगर 1 हो गया तो बीटा भी 1 हो गया, ठीक है ना, दैट इज अल्फा बीटा दोनों का वैल्यू 1 आ गया, गामा 0 आ गया, और ये तीनों अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्लियरली दिख रहा है कि डेल्टा का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये चारों वैल्यू मिल गया, अभी ऑप्शन चेक कर लो, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अगर ऑप्शन चेक करने गए अपन तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा 2 बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन है ना, डेल्टा माइनस गामा 3 है, बी ऑप्शन भी सही है, अल्फा डेल्टा प्लस बीटा विल बी योर 4, सी ऑप्शन भी सही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है ना। तो ये 1 + 1 + 0 2 आ जाएगा, जो कि डेल्टा के इक्वल नहीं है, तो डी गलत हो जाएगा, ए बी सी तीनों के तीनों सही। तो पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 10 मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एबीसी,
है ना। तो इसको आप एक इजी टाइप ऑफ प्रॉब्लम बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी और ट्रिको का 2 क्वेश्चन है जो अपन डिस्कस। और ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट प्रॉब्लम जो पेपर 1 में आया है, क्वेश्चन नंबर 10, पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द हाउस ऑफ एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल एक सवाल पूछा जाता है। क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड एंगल है, उसका ऑपोजिट एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, ये एंगल जेड है, जो अभी ऑलरेडी अपन जानते हैं। ठीक है, फिर भी बोल के देता है ये सब जे पेपर में। जो कंडीशन गिवन है वो क्या है देख लो, है ना, tan ऑफ x बाई 2 दैट इज हाफ एंगल। देख के आपको समझ आ गया होगा अगर आप पढ़ के गया है चैप्टर तो, ट्वाइस y अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। तो अपन जानते हो, सिंपल बेसिक फॉर्मूले पता होने से भी जानते हो कि s का वैल्यू हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, जो अपन सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं, तो इसको y बाई s लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज का यहाँ पे जरूरत है, इसको मैं एक ऑप्शन दिख रहा हूं y और x प्लस जेड में रिलेशन है। ठीक है, तो x प्लस जेड अगर मेरे को बनाना है तो tan a प्लस tan b है, तो नीचे 1 माइनस tan a tan b लगा देते हैं। सही है क्या, तो नीचे अगर 1 माइनस tan a tan b लगा देते हैं। ठीक है, जो RHS में भी अगर अपन करते हैं, ठीक है, इंटू 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो बात बन जाएगा। tan x बाई 2 का हाफ एंगल फॉर्मूला याद होगा आप सभी को। ठीक है, क्या होता है, अंडर रूट ऑफ s माइनस वाई एस माइनस जेड डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस एक्स। दूसरे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, डेल्टा वाला। अपन ये कर रहे हैं, कुछ भी करने से ही होगा, है ना। तो tan z बाई 2 क्या हो जाएगा अपना, सिमिलरली नीचे आ जाएगा s इंटू एस माइनस जेड, ऊपर आ जाएगा s माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई। सही है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो यहाँ पे आएगा। दैट इज क्लियरली आपको दिख रहा होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो अंडर रूट के अंदर चलने के बाद s माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा, है ना। s माइनस एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा s माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो का अंडर रूट होकर s माइनस वाई नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका y बाई एस, तो कैंसिल आउट होकर के 1 बन गया। ठीक है, और ये क्या बन गया आपका, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b बेसिकली tan ऑफ x प्लस z बाई 2। और tan थीटा अगर 1 आ गया तो थीटा विल बी योर 45 डिग्री एंड देन x प्लस z विल बी योर 90 डिग्री। अगर x प्लस z 90 डिग्री है तो x प्लस y प्लस z 180 है, तो y का वैल्यू 90 हो जाएगा। मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जहां पर राइट एंगल y फॉर्म कर रहा है और ये x है, ये z है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई हो गया। तो x प्लस जेड अगर y के इक्वल हो गया तो b ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड a ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्लियर है। अभी अपने को बातचीत करना है c और d ऑप्शन में। ठीक है, तो यहां से अपने को क्या मिल रहा है, ये 90 डिग्री अगर है तो ये पाइथागोरस लग सकता है ना। अगर ये एंगल y है तो ये x ये z, ठीक है, सॉरी ये x ये z, ठीक है ना, और ये y, तो y स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो अगर डी ऑप्शन में मैं एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 आ रहा है। बट आरएचएस में एक्स जेड दिया हुआ है, एक्स इंटू जेड कभी 0 हो नहीं सकता बिकॉज लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साथों साथ डी ऑप्शन भी गलत प्रूफ होगी। ठीक है, अभी बचता है हमारे पास सिर्फ सी ऑप्शन जहां पे tan x बाई 2 निकालना है। ठीक है, तो tan x बाई 2 इसी फॉर्मूले से अगर अपन प्रोसीड करें, tan x बाई 2 इसी फॉर्मूले से अगर अपन प्रोसीड करें तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, अगर मैं ध्यान से देखो तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेते चलो। सबसे पहली बात, एक्स आंसर जो है वो एक्स वाई जेड के टर्म्स में दिख रहा है। ठीक है, तो एस को गाइड करो सबसे पहले। तो ट्वाइस एस का जरूरत है बिकॉज ट्वाइस एस का वैल्यू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब एस अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट मैं 2 से ऊपर नीचे दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो थोड़ा आसान होगा मेरे लिए। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होगा। तो ये बन जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस जेड माइनस वाई और ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, और नीचे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स। सही है, तो यहाँ पे बस आपको फॉर्मूला देखना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बीच में लग रहा है नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो y x माइनस वाई माइनस जेड है ना, और ये x प्लस वाई माइनस जेड, तो ये x स्क्वायर माइनस है ना y माइनस जेड का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपका लगभग मान लो आप y प्लस जेड प्लस एक्स और ऐसे बोल सकते हैं y माइनस, इसको y माइनस ऑफ x माइनस जेड लिख सकते हैं और इसको y प्लस, सॉरी नहीं हो पाएगा, क्लियर है क्या, x प्लस वाई माइनस जेड और x माइनस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं ना यार, x से लिख सकते हैं ना x प्लस, नहीं हो पाएगा ना, हाँ x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं और माइनस कॉमन लेकर के, हाँ या तो डायरेक्टली करो ना y प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई जेड और नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड माइनस एक्स स्क्वायर। सही है क्या? तो यहाँ से वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया वाई स्क्वायर, है ना। तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे 2yz है तो एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या लिख पाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अगर लिख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस वाई जेड माइनस 2z स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज 2z स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई जेड। सही है क्या? तो ये हो जाएगा आपका 2z कॉमन ले लो तो 2z अगर कॉमन ले लोगे तो y माइनस जेड आ जाएगा और यहाँ पे अगर 2z कॉमन ले लोगे तो y प्लस जेड आ जाएगा। सही है क्या? क्लियर है भाई? तो ये कैंसिल हो गया मान लो, ठीक है ना। तो अभी आप y प्लस जेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर नीचे y प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर से x स्क्वायर तो x बाई वाई प्लस जेड आ जाएगा, ठीक है। और वही आपका सी ऑप्शन दिख रहा है शायद x बाई वाई प्लस जेड, बिल्कुल x बाई वाई प्लस जेड, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द हाउस ऑफ एसओटी इज बी एंड सी ऑप्शन, ठीक है। तो लास्ट प्रॉब्लम इस ब्रांच का जो कि डिपेंड है पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी के ऊपर, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी इतना छोटा टॉपिक, अभी उसके बाद तो आप आर्ग्यू नहीं कर सकते सर इनइक्वालिटी से सवाल नहीं आया इसमें इनइक्वालिटी क्यों करा है ना। आ तो गया ना ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी से अच्छा खासा क्वेश्चन जहां पे कंपाउंड एंगल भी अच्छा खासा यूज हो रहा था, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो लास्ट प्रॉब्लम इस पार्ट का पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम द हाउस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी एंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एफ एक फंक्शन दे रखा था 0 से 2 में डिफाइंड है उस जगह से लेकर के r, ठीक है। और एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है आपको, एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है आपको जो कि 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स है, 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स है। और साथों साथ आपको दिख रहा होगा यार साइन ऑफ पाई एक्स माइनस पाई बाई 4, साइन ऑफ पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 माइनस साइन 3 पाई एक्स प्लस पाई बाई 4, ठीक है। तो आपको अल्फा बीटा 0 से 2 में दे रखा है, बिल्कुल सही डोमेन में है। और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पॉसिबल अल्फा बीटा क्या है वो आपको निकालने के लिए बोला गया, बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहले आप कर दो, तो सिंप्लीफाई करते जाओ चीजों को और कोई रास्ता है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 3 माइनस 2 एस पाई एक्स इंटू सी पाई एक्स, ठीक है। तो मैं साइन और कॉस लिख नहीं रहा हूँ और अच्छा नहीं लगा है, ठीक है। तो ये एस पाई एक्स, ठीक है, माइनस सी पाई एक्स डिवाइडेड बाई रूट 2, सही है क्या? क्लियर है? माइनस ये कितना हो जाएगा एस 3 पाई एक्स कॉस पाई बाई 4, ठीक है ना। तो एस 3 पाई एक्स प्लस सी 3 पाई एक्स डिवाइडेड बाई रूट 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से तो आपका रूट 2 वगैरह खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स कॉस 2 पाई एक्स, ठीक है। तो काफी कैलकुलेशन हो जाएगा यार इस प्रॉब्लम में। फिर आएगा आपका साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिखो या फिर ना लिखो, माइनस रूट 2 तो उधर चला गया है ना। तो साइन 3 पाई एक्स को अपन लिख सकते हैं 3 साइन पाई एक्स माइनस माइनस प्लस 4 साइन क्यूब पाई एक्स, ठीक है। और प्लस कॉस 3 पाई एक्स को लिख सकते हैं, माइनस ये आएगा तो माइनस 4 कॉस क्यूब पाई एक्स और प्लस 3 कॉस पाई एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से अपन सिंप्लीफाई अगर करेंगे, ठीक है, तो 3 साइन पाई एक्स, ये देखो 3 साइन पाई एक्स गया, माइनस 3 कॉस 3 पाई एक्स और ये गया, ठीक है। अभी यहां पे बच रहा है माइनस 2 साइन स्क्वायर, अरे ये तो पाई एक्स हो जाएगा ना, 2 पाई एक्स क्या लिख रहा हूं, माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स प्लस 2 साइन पाई एक्स इंटू कॉस स्क्वायर पाई एक्स, ठीक है, प्लस 4 साइन क्यूब पाई एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब पाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं 4 साइन क्यूब पाई एक्स और माइनस साइन स्क्वायर, है ना भाई। तो 2 कॉमन ले लो तो 2 हटेगा यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, सही बात है, क्लियर है। तो 2 साइन क्यूब, इन दोनों से अगर मैं साइन स्क्वायर पाई एक्स कॉमन ले लेता हूं तो अंदर आ जाएगा लगभग अंदर आ जाएगा आपका
साइन पाई एक्स 2 साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर मैं ले लूं तो यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा, इन दोनों पे कॉमन मत लो, इन दोनों पे ही ले लो कॉमन। तो माइनस साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूंगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर फैक्टराइज करूं तो साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स एक फैक्टर बनेगा और एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है क्या। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो आएगा वो क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1 आ जाएगा और प्लस साइन इंटू कॉस आएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स अगेन कॉमन ले लेता हूं तो इधर बचेगा आपका 2 प्लस 2 साइन इंटू कॉस दैट इज साइन 2 पाई एक्स, ठीक है। और माइनस यहाँ पे साइन, इसको लिख सकते हैं ना साइन 2 पाई एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये लगभग प्लस में आ जाएगा, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं साइन पाई एक्स का बात देखूं तो वो माइनस हाफ से हाफ तक हो जाएगा, ठीक है। और अगर 2 से ऐड कर दोगे तो 2 माइनस हाफ विल बी 3/2 से 5/2, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव दिख रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, दैट इज साइन पाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस पाई एक्स। तो ये आपको देखना है, फाइनली आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। अभी x का वैल्यू, फंक्शन का डोमेन कौन है, x है, x का वैल्यू 0 से 2 है, तो पाई x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 0 से 2 पाई होगा। तो बस आप देख लो कि 0 से 2 पाई में, है ना, साइन कॉस से बड़ा कहां पे होता है, ये साइन हो गया और ये कॉस हो गया, तो क्लियरली देख लो, ये हो जाता है आपका π/4, ये हो जाता है आपका 5π/4, ठीक है। तो इस इंटरवल में साइन कॉस से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली अपन बोल सकते हैं कि पाई एक्स जो होगा वो π/4 से 5π/4 में होगा to satisfy this inequality। तो पाई से कैंसिल कर दो तो x का वैल्यू 1/4 से 5/4 हो जाएगा, तो ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा। तो बीटा माइनस अल्फा अगर करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, तो क्वेश्चन जो हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा 1.00 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यही रहा था आपका टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3, वेक्टर 3D से 4 और ट्रिगो से 2 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन था इस पेपर से, और वही अपन ने डिस्कस कर लिए, जो थोड़ा सा सिंपल वाला पार्ट था, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूं कैलकुलस मॉडरेट था और अलजेब्रा थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट सेक्शन में था, क्लियर है। तो चलो हमारा ये पूरा सेक्शन डिस्कशन खत्म हुआ, यहाँ आज के लिए यहाँ तक समाप्त, अलविदा। और एक सेक्शन बाकी है अलजेब्रा, जो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा, लगभग पूरा रात ही हो जाएगा आज, चलो कोई बात नहीं, बट खैर चीज खत्म हो गया। और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, क्लियर है। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा, थैंक यू।